नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और प्रेस वार्ता में हम लगातार बात करते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर ट्रेंड में रहने वाली हैं। वो कौन सी खबरें जो अखबार के फ्रंट पेज पर आज होंगी, वो कौन सी खबरें जो आज पूरा दिन टीवी चैनल्स पर बहस का हिस्सा बनने वाली है। और चलिए, इसी के लिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय पहले आपसे करा देते हैं। जय श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ सूरज पाठक, एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश सैनी, उत्तराखंड ब्यूरो स्ट्रीट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही ज्ञानेश वर्मा, लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जय श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर अखबारों में भी और इसके साथ साथ टीवी चैनल्स पर भी सुर्खियों में बनी रहेंगी? देखिए, आज सबसे बड़ी खबर है अमेरिका से, जो बाइडेन और ट्रंप के बीच आज डिबेट होने वाला है। मैं बता देना चाहूंगा कि अमेरिका के एक सिस्टम है कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो उसमें दोनों जो मजबूत उम्मीदवार है और वो उम्मीदवारों के बीच में वहाँ डिबेट किया जाता है और आम जनता के लिए ये ओपन किया जाता है कि सभी देखें और डिबेट देखने के बाद तय करें कि हम देश के लिए कौन नेता ठीक रहेगा। उसी के चलते जो नवंबर में चुनाव है अमेरिका में, उस चुनाव के चलते प्रथम डिबेट आज होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस डिबेट को लेके जो CNN है वो इसका होस्ट वहां पर कर रहा है और दुनिया में जो है इसका प्रसारण किया जाएगा। और इस बार पहली बार कोई ऑडियंस जो है डिबेट के हॉल में मौजूद नहीं होंगे और केवल वहाँ जो आयोजक है उनके ओर से कुछ लोग वहाँ पर रहेंगे। और पहली बार ये किया गया कि डिबेट तो नाम दिया गया है, लेकिन डिबेट आमने सामने नहीं हो पाएगा, क्योंकि आमने सामने तो रहेंगे उम्मीदवार, लेकिन जो जिसको बोलने का अवसर मिलेगा माइक उसी का खुला रहेगा, दूसरा प्रतिद्वंदी जो है उनका माइक बंद किया जाएगा। इसीलिए डिबेट ना होते हुए ये एक आपने पक्ष बताइए कि क्या आप करने वाले हो देश में, और फिर दूसरे को मौका दिया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं। इसके लिए कल जो है ये सिक्का उछलकर ये कहा गया है कि किस साइड में कौन खड़ा होगा। मतलब जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में पहले सिक्का उछलकर ये तय किया गया है कि दाईं ओर कौन खड़े होंगे और बाईं ओर कौन खड़ा होगा। इसमें जो बाइडेन उसमें के पक्ष में सिक्का जो है गिरा है, इसीलिए जो बाइडेन अपने राइट हैंड में खड़े होंगे और ट्रंप को लेफ्ट में खड़ा होना पड़ेगा। इस खबर को लेके पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो बाइडेन ने आज जिस प्रकार से सिक्का उछलने के बाद दो चीजें, शुरुआत जो बाइडेन करेंगे उनका अधिकार होगा और राइट हैंड में वो खड़े होंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो ट्रंप ने एक आरोप लगाया कि जो बाइडेन जो है ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है और वो दवाई का इस्तेमाल करके यहाँ डिबेट में आएंगे। इसी कारण से उनका डोप टेस्ट होना चाहिए और मैं भी मतलब ट्रंप ने कहा कि मैं भी टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से जो है एक विवादों में ये डिबेट को लिया है कि जो बाइडेन के जो उम्र है, उनके चलने फिरने के जो स्थिति है, उस स्थिति में वो 1.5 घंटे तक 90 मिनट तक ये डिबेट चलना है। वहाँ पे खड़े होके ये डिबेट करना उनके लिए संभव नहीं है। अगर वो खड़े हो पाते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो निश्चित रूप से वो दवाई खा के ही जो है ये दे पाएंगे, जो कि इस डिबेट के लिए उचित नहीं है, गैर कानूनी है। क्योंकि किसी भी प्रकार की दवाई, भले ही वो बीमारी के लिए क्यों नहीं हो, वो दवाई खा के वहाँ कोई उम्मीदवार डिबेट नहीं कर सकता है। तो ये मुद्दा उछलकर जो है अमेरिका के आज के जो डिबेट है इसको विवादों में ले आए हैं। तो आज देखना यह है, भारतीय समय में सुबह 6:30 बजे कल प्रसारण किया जाएगा, लेकिन अमेरिका के समय में आज रात को ये डिबेट बिल्कुल सुनिश्चित है और प्रथम डिबेट है। इस प्रकार का दूसरा डिबेट जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि जो CNN है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारी के साथ में इस डिबेट को कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका पूरी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है उसकी व्यवस्था की है। और जो CNN के जितने भी देशों में प्रसारण किया जाता है वो सारे स्थानों पे जो है इसमें एक साथ प्रसारण लाइव किया जाएगा। तो अमेरिका के लिए केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया जो इसको
समझना चाहता है वो इस डिबेट को 100% देखेंगे जरूर और ये आकलन लगाएंगे कि कौन जीत सकता है। अब एक और खबर है जो कनाडा से है। कनाडियन जो ट्रूडो है वो उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। कनाडा के राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होने वाला है अभी, उस चुनाव में प्रथम झटका जो है ट्रूडो को जोरदार लगा है, क्योंकि ट्रूडो की जो पार्टी है वो 30 साल बाद जो वहां से जहां से चुनाव हुआ है वहां से हार गए हैं। इसी को चलते ट्रूडो को ये देखा गया, मतलब बात की जा रही ट्रूडो के बारे में कि ये इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में किसी भी हाल में नहीं है, क्योंकि 30 साल से जो उनकी पार्टी कभी हारी नहीं है और सबसे मजबूत पाया है वहां पर वो हार गए। हारने के बाद से ये सीधे तौर पे मतलब लोग कहने लगे कि ये ट्रूडो की स्थिति इतनी खराब है कि उनको दूसरे तीसरे स्थान पर भी वो जा सकते हैं। मैं बता देना चाहूंगा कि ट्रूडो की जो पार्टी है उस पार्टी में अभी गठबंधन की सरकार वहां चला रहे हैं कनाडा में, क्योंकि जो खालिस्तानी समर्थक एक पार्टी वहां पर है, उस पार्टी के गठबंधन के कारण से ही ट्रूडो वहां पर सरकार बनाने में सफल हुए थे और सरकार चलाने में भी सफल हो रहे हैं। और ऐसे स्थिति में वहां के अधिकतर लोग जो कि भारत को पसंद करते हैं और इसी कारण से ट्रूडो जो कि भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए जो पार्टी है खालिस्तानी समर्थक हैं उनको समर्थन देते हैं। इसी कारण से इनकी स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर खराब हो गई है। इस कारण से जो है वहां ये देखा जा रहा है कि कुल मिला के मैं जो कहना चाहूंगा आज के खबर का जो पूरा संक्षिप्त विवरण है वो ये है कि ट्रूडो को नुकसान है भारत के कारण से उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो गतिविधियां चला रहे हैं उनके समर्थन ट्रूडो के साथ है और जो उनके विपक्षी पार्टी है उन्होंने इसको बहुत बड़े स्तर पे जो है मुद्दा बना रखा है कि जहां आतंकवादी घोषित भारत है वहां के लोग आके आतंकवाद आके कनाडा में छुपते रहे और छुपाने में सरकार उनको समर्थन दे रहे हैं। यही कारण है कि आम जनता ये नहीं चाहती है कि भारत के खिलाफ गतिविधि चलाने के लिए जो लोग हैं उनको कनाडा के सरकार से समर्थन मिल पाए। यही कारण है कि ट्रूडो की स्थिति वहां खराब हो गई और 30 साल से जो सीट नहीं हारी है वो सीट जो है ट्रूडो हार गए हैं। तो इसमें आने वाले समय में ये देखना योग्य होगा कि किस प्रकार से ये संभाल पाते हैं ट्रूडो या हार का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, आज भारत के लिए इसीलिए भी बड़ा दिन है कि दोनों जगह भारतवंशियों की बात वहां पर हो रही है, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। यहाँ सरकार हो या विपक्ष पार्टी जो चुनाव मैदान में है ये बहुत बड़े स्तर पे भारत के पक्ष में जो है वहाँ मुद्दा बना रहे हैं ताकि जो यहाँ बसे हुए जो भारतीय है वो यहाँ पर वोट दे सके। एक और खबर जो है मैं बता देना चाहूंगा संक्षिप्त में कि एशिया के सबसे शिखर पर करेंसी बन गई है भारत की करेंसी। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक खुशी की खबर ये भी है कि एक समय था जब भारत के जो करेंसी है एशिया में बहुत निम्न स्तर पर था। इसके कारण से यहाँ पर जो महंगाई बढ़ी है और जो डॉलर खरीदने के बाद सामग्री खरीदना पड़ता था उससे बाहर निकाल के भारत की करेंसी को एशिया का सबसे स्थिर करेंसी के रूप में स्थापित करने में इन 10 सालों में सरकार कामयाब रही है। मैं बता देना चाहूंगा कि जून और अगस्त 2013 के बीच रुपया के वैल्यू में 27% गिरावट आई थी। वही कारण है कि उस समय से जो भारत को चोट पहुंची है आर्थिक स्थिति पर, उससे उभरने के लिए भारत को 10 साल लग गए। लेकिन उभरने के साथ साथ भारतीय जो रुपया है वो एशिया के सबसे स्थिर करेंसी के रूप में स्थापित हो गई है। इसका मतलब है ये कि आने वाले समय में जो जीडीपी है वो भी बढ़ना है और करेंसी भारत के जब स्थिर रूप में आ गई है, मतलब आपको डॉलर करते कोई चीजों को खरीदने के लिए आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा और यहाँ आप भारत के करेंसी से ही जो है आप किसी भी चीज को खरीद पाएंगे या वाटर सिस्टम से किसी चीज को आप आयात निर्यात की जो है सुविधा दे पाएंगे। ये एक सुविधा जो है
भारत के करेंसी के स्थिर होने के कारण से ये भारत को मिला है। तो इसका फायदा आम जनता को मिलना है। या मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल को भी पहले हम डॉलर खरीदते थे और उसके बाद क्रूड ऑयल का पेमेंट करते थे, लेकिन अब सीधे तौर पे भारतीय करेंसी से जब आप क्रूड ऑयल को खरीदेंगे या अन्य सामग्री दे के क्रूड ऑयल को लेंगे वाटर सिस्टम से, तो निश्चित रूप से भारत को इसका बड़ा लाभ मिलना है, क्योंकि जो डॉलर में खरीदने में खर्च होता था वो पैसे अब खर्च नहीं होंगे। जी ऋषिका। जय जी, आपने जिस तरह से आपने बताया तो जॉर्ज बाइडेन की वो डिबेट देखना भी बेहद दिलचस्प होगा जो आज होने वाली है। और कल जैसे कि आपने बताया कि भारतीय समय के हिसाब से कल सुबह हम उसे देख पाएंगे, तो बेहद दिलचस्प वो डिबेट होने वाली है और आज पूरा दिन भर उस पर चर्चा भी होने वाली है, सुर्खियों में वो बनी हुई है। अब सूरज पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी, राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं चुनाव से जुड़ी हुई भी, क्योंकि अभी उपचुनाव भी कई जगह पर होने वाले हैं, कई जगह पर चल रहे हैं, और इसको लेकर तमाम जो खबरें हैं वो आज कौन सी खबरें हैं जो पूरा दिन भर ट्रेंड करने वाली है? देखिए ऋषिका, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उपचुनाव हो रहे हैं और कुछ सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को कुछ सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट अमरवाड़ा भी शामिल है। और वहां पर भी जैसा देखा जा रहा था कि पहले 16 प्रत्याशी थे और 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब केवल 9 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे स्क्रूटनी के बाद में। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि इस खबर के अलहदा एक और खबर जो लगातार सुर्खियों में है, और वो खबर है संसद में कल जिस तरह से जो घटनाक्रम चला है, वो घटनाक्रम लगातार सुर्खियों में, क्योंकि लंबे अरसे के बाद में ये बात देखी गई कि जहां लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया की बात हुई, हालांकि मत विभाजन की बात जरूर कही गई कि मतदान करने की बात कही गई कि विपक्ष ने मतदान की मांग उठाई, लेकिन प्रोटेम स्पीकर मेहताब भरतरी ने उस मांग को खारिज करते हुए ध्वनि मत के आधार पर ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर दिया। और वो जो घटनाक्रम रहा है सदन में, पूरे देश ने देखा है कि हालांकि संसदीय परंपरा निभाई गई है वहां पर, और संसदीय परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं और सदन में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों ही स्पीकर को उनकी आसंदी तक ले गए, और आसंदी पर जब वो आसीन हो गए, उसके बाद का जो घटनाक्रम रहा है, क्योंकि 25 जून को पूरे देश में आपातकाल की बरसी मनाई जाती है और उसको लेकर के कल सदन में बात हुई। हालांकि कल 25 जून नहीं था, 26 जून था, लेकिन उसके बावजूद भी निंदा प्रस्ताव की बात कही गई और इमरजेंसी पर जो प्रस्ताव लेकर के आए ओम बिरला, क्योंकि आसंदी पर आसीन होने के बाद में उनका पहला जो वक्तव्य था, पहला प्रस्ताव था, वो इमरजेंसी को लेकर के था। उन्होंने जिस तरह से कहा कि उस समय तत्कालीन जो घटनाक्रम हुआ था कि पूरे देश को जेल बना दिया गया था और ज्यादतियां की गई थी, बच्चों को परेशान किया गया था, तो इस तरह से उन्होंने जो हवाला दिया उसको लेकर के विपक्ष, क्योंकि उन्होंने अपने अभिभाषण में एक बात स्पष्ट की प्रस्ताव के संदर्भ में कि इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला था, तो इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। हालांकि एक और घटनाक्रम रहा है जब आसंदी से एक बात कही गई कि मीसाबंदी जो रहे हैं और आपातकाल में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कही गई। तो उस घटनाक्रम में देखा गया कि सत्ता पक्ष के जो लोग थे, जो सदस्य थे संसद के, वो तो मौन धारण किए रहे 2 मिनट का, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जाता रहा है, नारेबाजी की जाती रही है। तो एक तरफ ये चीज देखी गई। दूसरी इसी से जुड़ी एक और खबर है कि मध्य प्रदेश में अब मीसाबंदियों का जो संघर्ष है वो मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जो घोषणा की है कि इन मीसाबंदियों ने देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जो संघर्ष किया है वह मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और आपातकाल में जो तकलीफ है उन्होंने सही में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एक और बात कही गई कि एयर टैक्सी में, एयर एम्बुलेंस और टोल नाकों पर भी विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। मीसाबंदियों के प्रादेशिक सम्मेलन में, जब जो प्रादेशिक सम्मेलन किया जा रहा था, उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बात कही है कि उनको लोकतंत्र सेनानी का कह करके वो लिखित किया गया है, वो दिया गया है, और ताम्रपत्र कई लोकतंत्र सेनानियों को प्राप्त नहीं हुए तो उन्हें भी जल्दी दे दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा। यहाँ एक बात और है कि अब तक जो देखा जाता रहा है कि जो मीसाबंदी रहे हैं उनका अंतिम संस्कार अब राजकीय सम्मान से करने की बात कही गई और एयर टैक्सी के किराए में 25% रियायत देने की बात भी कही गई है। चूंकि बात मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश सरकार की हो रही, तो एक और खबर यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा
क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम्म। या हम यूं कहें कि चुनाव के समय जो घोषणाएं की गई थी, फ्री बीज की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर के जितना कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष लिया था, उससे कहीं 1.5 गुना ज्यादा, मतलब 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेगी। बताना चाहूंगा कि कुछ आधारभूत संरचनाओं के लिए, और अधोसंरचनाओं के विकास के लिए, साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाओं के लिए, और जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करने के लिए जो राशि की आवश्यकता थी, क्योंकि मध्य प्रदेश पर अभी जो वर्तमान में है लगभग 3,72,000 करोड़ रुपए का कर्जा वर्तमान में है। उस अनुमान से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्जा आता है। और अभी जो प्रस्ताव लगभग 1.5 महीने पहले केंद्र को भेजा गया था मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा, उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आरबीआई से अब मध्य प्रदेश सरकार लोन लेगी। हालांकि जिस तरह से बात की जाती है कि कितनी उपादेयता है, कितनी उपयोगिता है, उत्पादकता कितनी है, और सीडीजीएसपी की बात की जाए तो वो उसको भी देखा जाता है कि उसके आधार पर लोन और ऋण की बात की जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के कारण सरकार के वित्त विभाग पर बहुत ज्यादा इस समय बोझ बढ़ रहा है। और उन्हीं योजनाओं को पूरा करने के लिए अब जो है 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार और लेने जा रही है। यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे लाडली बहना योजना है, तो इस योजना के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवश्यक पड़ता है। दूसरी तरफ एक चीज और, क्योंकि इसमें जो है 18,000 करोड़ रुपए तो खर्च होते हैं, और 100 रुपए में जो 100 यूनिट बिजली देने की बात कही गई है, तो उसमें लगभग 5,500 करोड़ रुपए का खर्च सरकार पर अतिरिक्त आता है। यहाँ एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा मैं कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश सरकार का विधानसभा सत्र जो है शुरू होने वाला है। और इसके पहले जो सत्र हुआ था मार्च में, उसमें अनुपूरक बजट लाया गया था, क्योंकि चुनाव की तैयारियां उस समय चल रही थी। और अब जो है ये जो सत्र है, जुलाई का सत्र है, इस जुलाई के सत्र में पूर्ण बजट सरकार लेकर आ रही है। तो बहुत सारी बातें, एक तरफ जहां कर्ज को लेकर के बात है, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से बात करें तो कर्ज और अधोसंरचना विकास के लिए जो खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर के हो सकता है कि विपक्ष सदन में श्वेत पत्र की मांग कर ले सरकार के द्वारा, कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का लगातार आक्रामक रूप है, और मध्य प्रदेश विधानसभा में शायद उसका एक अलग ही स्वरूप देखने मिले, क्योंकि यहाँ जो चीज देखी जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, उसको लेकर के विपक्ष सदन में सरकार को घेर सकता है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं एक और खबर की, कि जो खबर लगातार सुर्खियों में है, और वो खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जहां ट्रायल कोर्ट से जमानत मंजूर कर ली गई, तो हाई कोर्ट में जमानत पर रोक लगाई, और उसके बाद जब सीबीआई की इस मामले में एंट्री होती है, तो सीबीआई 5 दिन की रिमांड मांगती है पूछताछ करने के लिए, और कोर्ट के द्वारा 3 दिन की रिमांड दी जाती है। और सीबीआई के द्वारा जो एक बयान जारी किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर दोष दिया है कि निजीकरण के लिए मनीष सिसोदिया ने कहा था। शराब नीति का मामला है, तथा कथित जो शराब नीति के घोटाले की बात की जा रही है, कि शराब नीति में निजीकरण करने की जो बात है, वह मनीष सिसोदिया द्वारा कही गई। हालांकि सीबीआई के इस बयान को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने खंडन भी किया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और मैंने कहा है कि मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। इस तरह से उन्होंने उसके इधर एक अपना बयान जो जारी किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सीबीआई झूठ बोल रही है। हालांकि अब इस बात को देखना है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि 3 दिन की जो रिमांड मांगी है, उस रिमांड में क्या पूछताछ होती है, और उस पूछताछ में और बिल्कुल क्या ठीक कुछ कहा तथ्य सूरज जी। सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प जो होगा। वास्तविकता है वो देखना भी जरूरी है। और जैसा आपने बताया, देखिए अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। निचले स्तर पर जब कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट में उनका जो बेल ऑर्डर है वो लटक गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई को जो रिमांड दी गई है 3 दिन की, तो बेहद दिलचस्प अब ये देखना भी होगा जिस तरह से चुनाव की स्थिति आप बता रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में सत्र भी शुरू होने वाला है, और जिस तरह से हम पक्ष विपक्ष की मध्य प्रदेश में जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं वो देखना भी बेहद दिलचस्प हुआ कि अब सत्र में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। चलिए, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश सैनी भी बने हुए हैं। महेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ वो खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं। ऋषिका जी, मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ एक नाले में 2 महिलाओं के शव मिले थे और एक बच्ची का शव मिला था अगले दिन। तो ये 2 दिन में 3 लाशें मिलने से यहाँ परेशानी में महसूस कर रही है
अपनी जनता, और साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डीएनए के लिए भी साथ साथ भेजा है, ताकि ये पता लग सके कि ये क्या एक ही परिवार के हैं लाश या अलग अलग हैं। ये कल से यहाँ के फॉरेंसिक टीम और यहाँ स्थानीय पुलिस इस पर लगी हुई है। तो साथ ही आपको बता दूं ऋषिका जी, उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी के जो जवान है उसकी 80 रुपए की उन्हें एक तरीके से मानदेय बढ़ा दिया है। अब उनका मानदेय 570 से 650 रुपए प्रतिदिन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय मंत्री ने लिया है। रेखा आर्य इनके मंत्री हैं और उन्होंने इससे पहले ही एक दिन पहले ही लिया था कि जो मृतक आश्रित है उन्हें कोटा उन्होंने निर्धारित किया था। इससे पहले कभी कोटा निर्धारित नहीं था। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड में अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर के। उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ऑरेंज अलर्ट हो गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है, श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वो यहाँ पर अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा के हिसाब से अपनी इक्विपमेंट लेकर ही यहाँ पे यात्रा करें। वो किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें। यदि मेडिसिन वो लेते हैं तो मेडिसिन भी लेकर जाएं। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो साथ ही आपको बता दूं कि ऋषिकेश के पास कल जो बारिश हुई थी वहां पर जो नाला था वो उफान में आ गया और ऊपर से लैंडस्लाइड हो गई। तो लोग फंस गए थे। जो लोग वहां पर राफ्टिंग करने के लिए गए थे तो वो लोग फंस गए थे। उन्होंने एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज पर एक आरोप लगाया है, दुष्कर्म का आरोप लगा है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें निष्कासित भी कर दिया है। तो आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंची है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाए हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो विधानसभा पर उपचुनाव सीट है, बद्रीनाथ और मंगलौर। यहाँ पर जो कांग्रेस का कहना है कि इनके जो लोग हैं वो गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही आचार संहिता के खुलेआम दैया उड़ा रहे हैं, और लेकिन पुलिस और आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो इसलिए वो उनको शिकायत की है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये विजिलेंस ने कल जिस आयुक्त को, जीएसटी के आयुक्त को, शशिकांत दुबे को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, उसके यहाँ जब उन्होंने रेड लगाई तो 50 लाख से अधिक का सोना चांदी उसके यहाँ बरामद हुआ है। 2 फ्लैट हुए हैं और एक 3 मंजिला मकान हुआ है। साथ ही बहुत बेनामी संपत्ति का भी जिक्र पुलिस ने किया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबरें यहाँ से रही हैं। ठीक है महेश जी, आज पूरा दिन भर तो उत्तराखंड की ये वो खबरें जो पूरा दिन भर ट्रेंड करने वाली हैं। ज्ञानेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश पर चाहूंगी कि आप दर्शकों का ध्यान केंद्रित करें कि कौन सी वो खबरें हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की भी और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी जो आज पूरा दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली है। ऋषिका जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जहां आपने देखा कि अयोध्या को लेकर लगातार जो है, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो और चाहे चुनाव जीतने और हारने की बात हो, लगातार जो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे सोशल मीडिया। मैं ही बता दूं कि हल्की सी बारिश हुई थी और जिसकी वजह से जो राम मंदिर की छत में से पानी टपकने लगा और टपकने के बाद में उस राम मंदिर से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो उसी पर बता दूं प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कांग्रेस के जो अजय राय है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि शहीदों का ताबूत तो या फिर भगवान का राम मंदिर भाजपा के लिए यह सभी भ्रष्टाचार के मौके बन गए। देश में आस्था एवं पवित्रता के प्रतीक भी उनके लिए लूट के अवसर मात्र। उन्होंने कहा पुजारी सत्येंद्र दास के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि करोड़ों की लागत से बने राम मंदिर के गर्भगृह में पहली बारिश से पानी का रिसाव हो रहा है और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि यही नहीं, अयोध्या के विकास का ढोल पीटने वाली भाजपा का मुखौटा राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले 624 करोड़ की लागत से बने राम पथ में तमाम स्थानों पर सड़क ढहने से रास्ता बंद हो गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि चुनावी लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में दोयम दर्जे का निर्माण कराकर भाजपा ने भ्रष्टाचार का अड्डा अयोध्या को बनाया और अयोध्या प्रवासियों को भी उनका सही मुआवजा न देकर भाजपा ने वहां की जनता के साथ में सिर्फ अन्याय ही किया।
और इसी अन्याय के कारण भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में हार का मुंह देखना पड़ा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका माकूल जवाब प्रदेश की जनता कहीं न कहीं देगी। वहीं मैं ऋषिका जी बात करूंगा कि CNDS के एक और परियोजना प्रबंधक पर केस दर्ज हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करिए। वहीं पर बता दूं कि CNDS के प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक का संपत्ति का मामला जो है प्रदेश सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है और विजिलेंस ने जल निगम की कार्यदायी संस्था प्रबंधक पर केस किया। मामले में भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कराई है और 5 दिनों के भीतर CNDS के दूसरे परियोजना प्रबंधक पर केस दर्ज किया गया है। निशा जी बता दूं कि लगातार जो है योगी आदित्यनाथ तो अपने बयान में कहते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी हो या कर्मचारी हो वो भ्रष्टाचार में लगातार संलिप्त पाए जा रहे हैं और शासन की ओर से मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए गए। वहीं मैं बात करूंगा कि भ्रष्टाचार में 15 इंजीनियर के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। यूपी वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना में अधिक राजकारण बंद किया है और फंसे 12 रिटायर्ड अभियंता जल निगम के 3 अभियंताओं पर केस दर्ज किया गया। अभियंताओं पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लिखा है। बिल्कुल ठीक कहा ज्ञानेश जी आपने। यहाँ पर देखिए केस तो दर्ज किए गए हैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर, लेकिन ये भी देखना होगा कि इन पर कार्रवाई कितना जल्दी होती है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं उसके बाद भी जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं वो सरकार के ऊपर खड़े होते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको लगातार दिखा रहे थे वो खबरें आज जिन पर चर्चा हुई है, जो आज पूरा दिन भर ट्रेंड करने वाली है, जो पूरा दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।